स्क्लेरोडर्मा क्या बीमारी है? पेशेंट इसको लेकर खास तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है पीजीआई की तरफ से। हम पेशेंट से बातचीत भी करते हैं। इनको कैसे पता चला है उनकी ये बीमारी हुई है, क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, एक पेशेंट से अच्छा कोई नहीं बता सकता या उसके साथ रहने वाले से कोई अच्छा नहीं बता सकता। सर, आपका नेम क्या है और आपके परिवार में किसको ये बीमारी हुई? मैं अजय कसवा हूँ, पंचकुला में रहता हूँ। मेरी मिसेज़ को ये बीमारी है। उनकी स्किन पे एक हल्का पैच आया था। हम सिविल हॉस्पिटल पंचकुला गए थे डॉक्टर सहानी के पास। ही इज़ ए वेरी लर्नेड मैन। उन्होंने पैच को देखते ही कहा ये सिंपल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। मैंने कहा सर ये क्या होता है? कहते हैं जहाँ आपके सेल्स आपको खाना शुरू कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है, दैट इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज़। फिर उन्होंने नया सा नाम लिया स्क्लेरोडर्मा। मैंने कहा सर ये क्या होता है? उन्होंने आम भाषा में बताया स्क्लेरोडर्मा मीन्स हार्डनिंग ऑफ सेल्स हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी सेशन अटेंड कर चुका हूँ। पीजीआई काफ़ी अवेयरनेस कर रहा है। हम 2005 से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट पे हैं और ट्रीटमेंट इसका थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। जैसे मैं शुरू में मजाक में कहता था 2005 में कि हर महीने 5,000 की एफडी करवानी पड़ती है। कुछ टेबलेट्स इतने महंगे आते थे, 2005 की बातें कर रहा हूँ। और मेरी मिसेज के इस समय जो इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट आर लंग्स, आइज़। जो मेरी आसपास लोगों से बात हुई है इतने समय से, हम लगभग 18-19 साल से मिल भी रहे हैं डिफरेंट पेशेंट से। हमारे केस में अच्छी चीज़ ये रही कि बहुत जल्दी डायग्नोज हो गए। हम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए जिन्होंने देखते ही डायग्नोज कर दिया। उसके बाद टेस्ट भी करवाया, हालांकि उन्होंने बायोप्सी वगैरह, और उसके बाद कंफर्म किया। तो हमारे केस में डिजीज़ इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी लंग्स और आइज़ अफेक्ट हो चुके हैं। आइज़ ये अफेक्ट है कि मेरी आप ये अगर आप छुओगे, ये हाथ में आ रही है। मेरी मिसेज़ के अगर ये आप छुओगे, हाथ में नहीं आएगा। ये स्किन जैसे हमारी फोल्ड हो रही है, उनकी इस तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे हार्ट वगैरह भी इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। जैसे आपने बोला कि आपके टाइम पे इस बात का जल्दी पता चला गया, कई पेशेंट को हमने देखा है जिनको अवेयरनेस नहीं है। उनको कैसे पता चले, उनको क्या पता चले? मतलब डॉक्टर तो एडवाइस करते ही करते हैं, लेकिन पेशेंट को पता चले और वो ऐसे पीजीआई जैसे संस्थान में आके इलाज शुरू करें। ये बेसिकली आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट पेशेंट जहाँ दिख रहे होंगे, उनके चेहरे या आपने स्किन देखी होगी, ब्लैक पैच नज़र आ रहे होंगे, चिकने चिकने से पैच जैसे कि ये हैं। तो सबसे पहले ये स्किन पे ही दिखता है। स्किन पे जहाँ पैच है, जहाँ आपकी स्किन इस तरह से पकड़ में ना आए, हार्डनेस दूसरे से कंपेयर कर लो, वहाँ पता लग जाएगा। दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ सेल्स। अब अंदर लंग्स के, इंटरनल ऑर्गन्स के, लीवर के तो हम छू के देख नहीं सकते। स्किन पे पैच आते हैं, इसको हम स्किन को प्रेस करके देख सकते हैं। अच्छा, ये आपकी वाइफ को ये कितने सालों से था? आपको कब पता चला? और कि इसका एक बीमारी का क्या भी जा रहा है, काफ़ी साल बाद पकड़ी जाती है, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा? नहीं, हमारे केस में ये जल्दी डिटेक्ट हो गया। हम 2005 से कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे हैं और हमें लग रहा है वो 6-7 महीने पहले ही आया होगा, क्योंकि उससे पहले हालांकि हमने बहुत ज़्यादा नोटिस तो नहीं किया था, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर ने भी बताया कि आप लोगों का बहुत जल्दी पकड़ में आ गया है, उसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि हमारा विद इन ए ईयर पकड़ में आ गया था। क्योंकि हम जैसे यहाँ पे सैटेलाइट टाउन्स या एक अच्छे शहरों में रह रहे हैं, जहाँ मैं सिविल हॉस्पिटल में भी गया तो वहाँ भी एक MBBS MD डॉक्टर थे। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरा स्किन डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। तो इस वजह से हो गए। ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ये ताउम्र चलेगी और ये दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। इसमें मैंने आज स्पेसिफिकली मैडम शेफाली से पूछा था, उनका व्यू अलग था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये लगातार चलता ही है। कोई पेशेंट अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे, जिसका मतलब यहाँ जो हमारी अभी तक बात हुई है, मैक्सिमम डॉक्टर से कहते हैं कि हम आपकी लाइफ ईजी बना रहे हैं, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता सर, साइंस की क्या है, रिसर्च की आज नई रिसर्च आ गई हो तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता होगा, लेकिन इससे पहले मैंने जितने सेशन अटेंड किए हैं तब तक वर्डिंग यही थी कि इसमें इतनी रिसर्च भी नहीं हो रही है, इसमें इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये क्रोनिक डिजीज़ होने के बाद भी गवर्नमेंट सपोर्ट्स भी नहीं है कहीं। जैसे अगर मेरे को किडनी का क्रोनिक डिजीज़ हो जाए तो मैं बीइंग ए एम्प्लॉय अगर मैं कहीं क्लेम करता हूँ तो मेरी आउटडोर की लिमिट से बाहर माना जाता है वो। ये एक किडनी के केस में, एक आपको थैलेसीमिया हो जाए तो उस केस में क्या है कि मान लो मेरी आउटडोर लिमिट 50,000 है साल की, और इस पे मेरा लाख रुपया खर्च हो रहा है, वो मेरी 50,000 की लिमिट से बाहर होगा। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको पे बैक करते हैं। दूसरा, अब इसका क्या है, सबसे बड़ा लॉस पेशेंट को कोई इंश्योरेंस नहीं देता, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस देता, ना कोई टर्म इंश्योरेंस देता, टर्म इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। मैंने मेरी वाइफ के केस में 4 जगह मैं इसकी कोशिश कर चुका हूँ, बजाज के साथ, ICICI के साथ, HDFC के साथ, हर जगह से रिजेक्शन आ जाता है कि आपको एक क्रोनिक डिजीज़ इसलिए नहीं दे रहे।
अब गवर्नमेंट उसको क्रोनिक डिजीज मान के आउटडोर के लिमिट से भी बाहर नहीं कर रही। बट ऐसा क्यों? अगर बीपी शुगर हम देखें, इनमें तो मेडिसिन चलती है, ताउम्र चलती है, तो गवर्नमेंट देती है, पे आउट देती है जी। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको मिलता है बिल पास। दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मेरी लिमिट है 50,000, उसी 50,000 की लिमिट किसी भी एम्प्लॉय की अलग अलग होती है, उसको मिलेगा। लेकिन जो आपका किडनी फेलियर है जिसमें डायलिसिस होती है, महंगा डिजीज है ना, तो उसमें अगर उसको उस लिमिट में ले लोगे तो उसके 10 डायलिसिस हुए, ख़त्म हो गया, तो पेशेंट का सपोर्ट नहीं हो पाएगा ना। उस तरह के सपोर्ट में इसकी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी दवा भी कॉस्टली है और ये क्रोनिक भी है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। एक ये सपोर्ट, और दूसरा कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस में या ये हॉस्पिटल्स में कुछ रिसर्च के लिए, कुछ दवा के लिए दिया जाए, ताकि ये लोग मदद कर सकें पेशेंट्स की। क्योंकि हर पेशेंट, ठीक है, मैं हेल्प हर किसी को चाहिए होती है, मैं एटलीस्ट अफोर्ड तो कर सकता हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे भी तो हैं जो दूर दराज से, पंजाब के अंदर से कितने आ रहे हैं। दूसरा, इसमें जो मैं एक चीज़ बोलने भूल गया, हर पेशेंट के लिए यही है कि ठंड से दूर रहो। ठंड से, जैसे अभी मेरी मिसेज आज काम करेगी, सब कुछ करेगी, ठंड में तो हल्का सा भी पानी में हाथ गया ढीला हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर की तरह, ऐसे आप हाथ नहीं लगा पाओगे। अभी भी अगर आप उनकी उंगली छू के देखोगे ना, तो मेरी उंगली है। आओगे सुनीता एक बार, आप उनकी फिंगर को टच करके देखना, आप इसको क्लोज नहीं कर पाओगे। तो ये इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है और काम नहीं कर पाते। हल्का सा ठंडे पानी में हाथ आया, बिल्कुल नीलापन, मतलब सामने वाले को देख के लगे कि इसको जहर तो नहीं चढ़ गया। गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे? जिस तरह से आप भी बीमारी से गुजर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो इसको क्रोनिक डिजीज़ की कैटेगरी में डाला जाए। दूसरा, एम्स, पीजीआई या जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनको एक सपोर्ट दी जाए, ताकि वो उनके थ्रू पेशेंट को सपोर्ट दी जाए कि वो दवाइयाँ बांट सकें या उनके टेस्ट में मदद की जा सके। तीसरा, पेशेंट्स को एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस तो मिले। एक तो उनको कहीं से मिल नहीं रहा कुछ, और ऊपर से हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी मना कर रहे हैं। तो इस टाइप की सपोर्ट प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाएं और इसको मिले, ताकि इन पेशेंट्स का भला हो। तो पेशेंट अवेयरनेस को लेकर पीजीआई में ये प्रोग्राम चल रहा था। इनकी वाइफ को ये बीमारी है, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से इन्हें गुजरना पड़ा है। 2005 में बीमारी डिटेक्ट हुई थी, लेकिन इनके टाइम पे ये बीमारी पहले ही डिटेक्ट होगी, लेकिन कई केसों में डिटेक्ट नहीं होती। हालांकि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जितने सेशन अटेंड करे हैं, उस हिसाब से इनको बहुत अच्छी अवेयरनेस हुई है, और अब ये लोगों को इस बारे में बताना चाहते हैं। साथ ही साथ तो वो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे क्रोनिक डिजीज़ की कैटेगरी में डाला जाए। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।